ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग आखिरकार पावर जनरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पावर जनरेशन तो एक पार्ट है एक बहुत बड़े सब्जेक्ट का जिसका नाम है पावर सिस्टम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सिर्फ एसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एक नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपसे ये आशा की जाती है कि आप पावर सिस्टम के बारे में जानते होंगे, है ना, और आपको बेसिक नॉलेज कम से कम होना ही चाहिए ताकि कम से कम अगल बगल में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको डायग्नोस कर सकें, है ना। तो ये सारा कुछ आपको पावर सिस्टम में मिलेगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बता ही चुके हैं कि इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है ना। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, किसी में बहुत अच्छा परसेंटेज रहता है, किसी में कम रहता है, लेकिन आना है। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं जो कि छोटा सा पार्ट है। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो 4th सेम में पढ़िएगा, और जो लास्ट पार्ट है स्विच गियर वाला वो 5th सेम में पढ़िएगा जो आपके सीनियर अभी पढ़ रहे हैं। तो इन तीनों पार्ट पे आपको कमांड करना है। तो पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। बहुत सिंपल पार्ट है और इसमें बेसिकली हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है जिसका यूज हम लोग करते हैं, 24 घंटे करते हैं। अभी लाइट है तो पढ़ा रहे हैं, है ना, फैन है, फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो ढेरों हैं। ये अभी जो हम लोग यूज करें डोमेस्टिक एप्लीकेशन है। अभी किसी हॉस्पिटल में चल रहा होगा, लाइट जल रहा होगा, वो कॉमर्शियल एप्लीकेशन है। किसी इंडस्ट्री में मोटर चल रहा होगा, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। पटरी पे ट्रेन दौड़ रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, वो एक अलग एप्लीकेशन है। खेतों में मोटर से ही हम पानी देते हैं, वो एक अलग एप्लीकेशन है। तो देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अभी आईपीएल चल रहा है, वहां पर भी फ्लड लाइट यूज करते हैं। दैट इज ऑल्सो आवर कंट्रीब्यूशन, है ना। कहीं ना कहीं हम हर जगह हैं, है ना। तो एप्लीकेशंस कई सारे हैं। तो उसको इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के कितने तरीके हो सकते हैं और कितने तरीके हैं, अभी जो प्रचलित में है, जिससे हो रहा है, उसके बारे में इस सब्जेक्ट में आपको सारा कुछ पढ़ना है ईपीजी में। इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन ज़्यादा प्रचलन में है, कौन कौन अभी उतना प्रचलित नहीं लेकिन फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा अभी पूरी की पूरी दुनिया इसी पे लगी हुई है कि कहाँ से हम वेस्टेज ऑफ एनर्जी को पकड़ें, कि एनर्जी कहीं वेस्ट हो रही है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर दें। जैसे भी कुछ दिन पहले का न्यूज़ आपने पढ़ा होगा, यूपी के एक लड़के ने जो गैस का बर्नर जो होता है उससे खाना तो बनता है, लेकिन उसके अलावा ए लॉट ऑफ हीट, काफ़ी मात्रा में जो हीट है वो बाहर बर्बाद होता है। कुकर में तो जाता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा साइड से बर्बाद होता है। तो उस वेस्टेज ऑफ एनर्जी को उस लड़के ने पकड़ा कि ये एनर्जी यहाँ वेस्ट हो रही है, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं किसी फॉर्म में। तो उसने उस पर काम किया, उस पर वर्क किया, और तब उसने एक मोबाइल चार्जर बना लिया, है ना, जो कि उस बाहर जो हीट जो बर्बाद हो रहा है उसको लेकर के, उस हीट एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस बनाया, जिससे कि मोबाइल बैटरी चार्ज होती है। लोगों ने जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं रोड पे, उस पे जब गाड़ी चलती है तो उसके प्रेशर से, स्पीड ब्रेकर पे जब गाड़ी का दबाव पड़ता है तो उसके प्रेशर से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो सकता है, वो भी बन चुका है। तो आप लोग भी अभी 3rd सेम में हैं, फिर 5th सेम 6th सेम में आपको प्रोजेक्ट वगैरह का काम करना होगा। तो अभी से आप कुछ सोचिए कि कहाँ पे, ये सोचिए कि एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है किसी भी फॉर्म में, है ना, कहाँ वेस्ट हो रही है, और उसको हम यूज करें, क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो अगर आप उसको देखेंगे, सोचेंगे तो ऐसा मिल सकता है आपको, और जब कुछ वैसा मिलेगा तो फिर उस पर आप डिस्कस कीजिए अपने कॉलेज के टीचर्स से, हमसे, कि इसको सर किस तरह से हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो आइडियाज तो इसी तरह से आते हैं भाई, है ना, आइडियाज तो देखते देखते आते हैं। किसी ने देखा कि भाई रेलवे से जा रहे हैं, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब क्या करें। हाँ ठीक है, मोबाइल में अब तो आ गया हर जगह, पहले नहीं था, लेकिन किसी ने सोचा कि यार जब हम लोग जा रहे हैं उधर से हवा का फोर्स बहुत ज़्यादा है ना, तो अगर एक ऐसा चार्जर बनाया जाए जो कि उस हवा के फोर्स को यूज करे, जैसे हम लोग पवन चक्की जो होता है,
तो इस टाइप का एक छोटा सा विंड टरबाइन बनाया कि अगर हम उसको बाहर निकालें खिड़की से तो उस हवा के प्रेशर से वो टरबाइन घूमे और उस मैकेनिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ उससे हम मोबाइल चार्ज कर लें। तो लोग तो कर रहे हैं और देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे कुछ कर ले रहे हैं। तो आप भी इसको ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिए, कहाँ कहाँ एनर्जी वेस्ट हो रही है और क्या हम उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन में काम ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इधर उधर की बातें। अब आते हैं सब्जेक्ट पर। हाँ, तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में आपको यही पढ़ना है कि कितने तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है और कुछ कुछ छोटे मोटे टर्म्स हैं, लोड कर्व और वो सब, तो वो सब भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर तक, अभी मेरे घर में जो बॉल जल रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर तक पहुंच रही है, वो शुरू कहां से हुई? अंत तो यहां है, लेकिन वो शुरू कहां से हुई? तो जहां से शुरू हुई वहां से लेकर के आपके घर तक का पूरा जो सिस्टम है, यही पावर सिस्टम है। और इस पावर सिस्टम को हम आपको आज पहले क्लास में ये दिखाना चाहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है, ताकि आप इसको देखें, समझें, पावर सिस्टम का एक ओवरव्यू लें, जो कि आपको इस सेमेस्टर में भी हेल्प करेगा, अगले सेमेस्टर में भी हेल्प करेगा और आगे भी हेल्प करेगा। तो देखिए, जो हमारा ये पूरा का पूरा पावर सिस्टम स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है यहां से, जनरेटिंग स्टेशन, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे मुजफ्फरपुर के सबसे बगल का जो जनरेटिंग स्टेशन है वो है कांटी में। कांटी में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी का प्लांट है, वो जनरेटिंग प्लांट है। वहां दो यूनिट है, शायद और भी बन रहा है, 110 मेगावाट के। तो वो एक जनरेटिंग प्लांट है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब जनरेटिंग, तो इस सेमेस्टर में हम लोग को मेनली जनरेटिंग प्लांट्स ही पढ़ना है। अब जनरेटिंग प्लांट में होता क्या क्या है? तो देखिए, जनरेटिंग प्लांट में होते तो कई सारी चीजें हैं। क्या होता है वो तो टाइप ऑफ जनरेटिंग प्लांट पे डिपेंड करता है कि वो थर्मल पावर प्लांट है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट है कि न्यूक्लियर है कि क्या है ना। लेकिन बेसिकली जनरेटिंग प्लांट में एक चीज तो ये है कि जिस भी सोर्स से जनरेशन हो रहा है ना, जैसे अगर थर्मल पावर प्लांट है तो वहां कोयला से जनरेशन होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो यूरेनियम से जनरेशन होता है। तो जो भी प्लांट है जहां भी जनरेशन हो रहा है, वहां पे जनरेशन का जो कारण है, जो सोर्स है, वो तो होगा ही। जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोयला होगा और भी चीजें होंगी। तो उतना सारा को नहीं अभी हम दिखा रहे हैं, वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही ब्रॉडली अच्छे से कि क्या है। बेसिकली जो जनरेटिंग स्टेशन में हमने तीन चीज दिखाया है। एक मैंने दिखाया टरबाइन। टरबाइन क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, कितने टाइप्स हैं इसके और क्या इसका है। बट आप ऐसे सिंपल समझिए कि जो जनरेशन की जो जनरेशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो एक सोलर को छोड़ दें, सोलर में भी करते हैं बट सोलर को और छोड़ दें, तो बाकी जितने भी जनरेटिंग प्लांट्स हैं, बाकी जितना भी जनरेटिंग मेथड है, सब में सिस्टम एक ही है। किसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करो, मैकेनिकल एनर्जी मतलब कुछ घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी तरह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करो और उसको एक जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो। जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जनरेटर। और जो आपका मोटर है ना, जो मोटर है वो ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के मैकेनिकल एनर्जी देता है ना। आटा चक्की में जब आप बिजली देते हैं तो वो गेहूं को पीसता है, और शादी ब्याह में जो आप जनरेटर देखते हैं उसमें पहले मारना पड़ता है हैंडल, वो घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। तो जनरेशन जितने भी टाइप का है, सब में बेसिकली फंडा यही है कि किसी भी तरह से आप देखिएगा, चाहे जितने भी हम लोग मेथड पढ़ेंगे सोलर को छोड़ के, बाकी सभी मेथड में किसी तरह से हमने मैकेनिकल एनर्जी जनरेट किया, और उस मैकेनिकल एनर्जी को जब हम एक जनरेटर को देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देता है। तो टरबाइन जो है मतलब जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देने का जो माध्यम है। जैसे कि आप शादी ब्याह में देखे होंगे कि जो जनरेटर चलता है उसमें क्या करते हैं लोग
कि एक लाते हैं फंसाने वाला, उसको उसमें फंसाए और घुमाए, है ना, तो घुमाए तो घुमा पे पट 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 करके बॉल जाने लगा। तो जिसको हम लोग घुमाए हैं, है ना, जिस हैंडल से घुमाए वो नहीं, हैंडल से जिसको घुमाए हैं उसको आप कह सकते हैं कि दैट इज ए टरबाइन, कह सकते हैं। मतलब वो तो एक्चुअली शाफ्ट है लेकिन उसको कह सकते हैं आप। कैसे हम लोग देखेंगे टरबाइन और शाफ्ट में क्या अंतर, वो देखेंगे आगे, बट कह सकते हैं क्योंकि वही आगे जाकर के उसके जो जनरेटर के अंदर में जो जनरेटर के अंदर में जो मशीन है उसको मैकेनिकल एनर्जी वही देता है। तो जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देने का जो मीडियम है वही कहलाता है टरबाइन। उसके बाद आता है आपका जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी मिली उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। और आपको पता ही है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 3 फेज में होती है। अब 3 फेज क्या है वो लोग पढ़ेंगे नेटवर्क में अलग से, बट 3 फेज में होती है। आप अपने घर में एक फेज उसमें से लाते हैं। बाकी अगर आटा चक्की वगैरह है जो जहां हैवी लोड है, जहां बड़े बड़े मोटर्स चलाने हैं, वहां पे तीनों फेज से लोग सप्लाई लेते हैं। लेकिन जैसे कि हमारा घर है जहां छोटा मोटा लोड है तो वहां हम लोग एक फेज से सप्लाई लेते हैं। खैर वो तो फेज की बात अलग है। लेकिन जनरेटर जो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो 3 फेज में करेगा। फेज क्या वो पढ़ेंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो पढ़ेंगे। लेकिन 3 फेज जिसको हम लोग RYB बोलते हैं, रेड येलो ब्लू, तो 3 फेज में जनरेट करेगा जनरेटर। और जनरेटर जो वोल्टेज जनरेट करता है उसका रेंज मतलब कई सारे वोल्टेज लेवल है, 3.3 किलो वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट, 25 किलो वोल्ट, इस लेवल तक का वोल्टेज जनरेट करता है जनरेटर। यही है 3.3, 6.6, 11 किलो वोल्ट, 25 किलो वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटर जनरेट कर सकता है। अभी तक की जो डिजाइनिंग पॉसिबल है प्रैक्टिकली उसमें 25 किलो वोल्ट तो 25,000 वोल्ट। अब ये 25,000 क्या है, ये लाइन टू लाइन है, क्या है देखेंगे नेटवर्क में। खैर आप इतना समझिए कि 25,000 वोल्ट जनरेट करने वाला जनरेटर अभी तक हमारे पास है। इससे ज्यादा कर नहीं कर पाते हैं, वो भी आप लोग पढ़ेंगे जब जनरेटर पढ़ेंगे तब, कि इंसुलेशन की समस्या होती है ना, कि उतने हाई वोल्ट, जैसे इंसुलेशन क्या होता है कि जैसे आपके घर में जो वायर है आप देखे होंगे तो मेन तो अंदर में कॉपर होगा या एल्युमिनियम होगा, उसके ऊपर से प्लास्टिक का कवर लगा हुआ होगा। तो वो जो प्लास्टिक का कवर है दैट इज कॉल्ड इंसुलेशन। वो क्या करता है, जैसे कि अगर आपके दीवार के ऊपर से वायर, आप दीवार से सटा के भी वायर अगर ले जाते हैं तो दीवार में तो करंट नहीं आता है, कौन बचाता है उसको, वही इंसुलेशन बचाता है। अंदर के कॉपर में तो करंट है, वोल्टेज है, लेकिन आपके दीवार में नहीं है, क्योंकि दीवार और कंडक्टर के बीच में वो पतला सा प्लास्टिक का इंसुलेशन है, वही इंसुलेशन होता है। हमारे पास 25,000 मतलब जनरेटर में 25,000 वोल्ट से ज्यादा का इंसुलेशन नहीं हम लगा सकते, है ही नहीं उतना कम साइज में। इसलिए ये जो है आप पढ़िएगा इसको, इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी। तो चूंकि हमारे पास इतना 25 किलो वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज का इंसुलेशन नहीं है उस साइज में जो चाहिए यहाँ पर जनरेटर पे, इसलिए ये बेचारा मैक्सिमम 25 तक ही कर सकता है। अभी हम इसको 11 किलो वोल्ट लेकर के चले हैं। उसके बाद मतलब क्या होगा, ये जो 3 वायर निकला ना, तो हर 2 वायर के बीच का वोल्टेज, R और Y के बीच का वोल्टेज कितना होगा, 11,000। Y और B के बीच का कितना होगा, 11,000। और R और B के बीच का कितना होगा, 11,000। ठीक है। अब ये जो तीनों फेज जाएंगे, ये सब जनरेटिंग स्टेशन के अंदर में ही होता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप लोग अपने घर के अगल बगल में देखे होंगे, तो आपके घर के अगल बगल में जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये डिटेल में 4th से में पढ़ना है आपको, लेकिन बेसिकली जानिए। जैसे आपके घर में भी होगा, टेलीविजन चलाते होंगे, अगर मतलब अब तो खैर इनबिल्ट आ गया, लेकिन पहले स्टेबलाइजर्स होते थे जिससे कि हम लोग वोल्टेज घटाते बढ़ाते थे। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इनपुट वोल्टेज आप कुछ दे सकते हैं और आउटपुट वोल्टेज ज्यादा या कम ले सकते हैं, वो टर्न्स के हिसाब से काउंट होता है, तो वो क्या अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे एक हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब जो कि इनपुट वोल्टेज कम ले और आउटपुट वोल्टेज ज्यादा दे।
और स्टेप डाउन का मतलब जो इनपुट वोल्टेज ज्यादा ले और आउटपुट वोल्टेज कम ले। ठीक है, अब जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें इनपुट वोल्टेज कम आता है तो इनपुट साइड में टर्न्स कम होता है। ठीक है, और आउटपुट साइड में वोल्टेज ज्यादा देता है तो आउटपुट साइड का टर्न्स ज्यादा होता है। तो वो ये हम बनाए हैं, हल्का सा थोड़ा सा बताएं कि इनपुट साइड में कम वोल्टेज है तो कम टर्न्स, ये वायर के टर्न्स होते हैं, आप पढ़िएगा। और आउटपुट साइड में ज्यादा वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट साइड में ज्यादा टर्न्स है। तो ये ट्रांसफॉर्मर 11/132 किलोवोल्ट का है, मतलब इसने लिया 11,000 वोल्ट और कन्वर्ट करके कितना दिया, 1,32,000 वोल्ट। ये तो हम बहुत कम लिखे हैं, कहीं बहुत, ये जो वैल्यू है ये 132 से 765 किलोवोल्ट तक हो सकता है। रिहंद से दिल्ली का जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी ट्रांसमिशन वैल्यू 765 किलोवोल्ट, मतलब 7,65,000 वोल्ट। अब देखिए इतना क्यों बढ़ाया जाता है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा 4th सेम में कि क्यों बढ़ाया जाता है, वो पढ़ेंगे वहां पर, लेकिन कारण हम सीधे बता रहे हैं आपको। इस ट्रांसमिशन हम लोग पढ़े हैं कि जहां कहीं भी रेजिस्टर होगा और अगर उससे करंट जाएगा तो इस रेजिस्टर में एक पावर लॉस होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, I² वाट होगी ना, I² वाट। उसके पावर जो इसमें हीट के फॉर्म में जनरेट होगा और जो ये वातावरण को भेजेगा। इंडक्टर में हम लोग पढ़े कि जितना लेता है उतना दे देता है, कैपेसिटर जितना लेता है रिटर्न करता है, लेकिन रेजिस्टर जो लेता है उसको तो उड़ा देता है हीट के फॉर्म में। तो होता क्या है कि इस ट्रांसमिशन लाइन जो भी वायर होता है एल्युमिनियम का होता है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो जब इससे करंट पास करता है तो इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, I²R। तो करंट को इसमें हीट कम प्रोड्यूस हो, है ना, हीट प्रोड्यूस मतलब लॉस, एक तरह का पावर का लॉस हो रहा है, तो हीट कम प्रोड्यूस हो इसके लिए हम लोग चाहते हैं करंट को कम करें, है ना। जितना रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, करंट जितना कम होगा उतना ही हीट कम होगा, और करंट को कम करने के लिए यहां पर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, है ना। ये 11 से 132 किए, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू इधर कम हो जाएगी। कैसे, आप कहिएगा वोल्टेज इंक्रीज, तो देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, V × I होता है नहीं। अब पावर जो यहां से जो पावर ट्रांसफर हो रहा है वो कांस्टेंट है, पावर जो ये दे रहा है वो कांस्टेंट पावर है, एक समान है। तो पावर अगर कांस्टेंट है तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट तो घटेगा, है कि नहीं। तो ये है, ये पढ़िएगा 4th सेम में और डिटेल में देखेंगे किस तरह से क्या। लेकिन यहां पे वोल्टेज को इसीलिए बढ़ाया जाता है ताकि ट्रांसमिशन लाइन से जो करंट है वो करंट कम जाए और ट्रांसमिशन लाइन का पावर लॉस जो हीट के फॉर्म में हो रहा है वो कम हो। ठीक है, तो मोटा मोटी आप ये समझ रहे हैं कि जनरेटर 25 किलोवोल्ट तक ही जनरेट इसलिए कर पाता है क्योंकि हमारे पास उतना इससे हाई वैल्यू का इंसुलेशन उस साइज में जो कि जनरेटर में चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। और यहां पे स्टेप अप क्यों करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं ताकि करंट जो इस वायर से पास करेगा वो कम हो जाए। क्यों, क्योंकि पावर यहां कांस्टेंट है। अब देखिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर एक हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, है ना, कि V = IR। तो ओम्स लॉ में तो सर हमने पढ़ा था कि अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट घटेगा। अब आप यहां बोल रहे हैं कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, ये कैसे हो गया। तो भाई ये एक बहुत बड़ा ये है, लेकिन ये समझते नहीं है लोग कि ये जो फॉर्मूला है ना V = IR का, ये सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप के लिए वैलिड है, वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए। मतलब कि अगर ये एक रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, इससे करंट आई जाएगा तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V = IR। ये फॉर्मूला सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के लिए वैलिड है, पावर का चीज अलग है ना, यहां पर ये नहीं चलेगा। जैसे यहां पे देखिए रेजिस्टर में क्या होगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो इसका ड्रॉप बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये चीज पावर के लिए वैलिड नहीं है।
पावर के लिए ये फॉर्मूला है P इक्वल टू V इंटू आई। अगर पावर कांस्टेंट है ना, जो कि होता ही है जनरली, है ना, पावर प्लांट से जितने भी लोड हैं, तो पावर अगर कांस्टेंट है तो अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो ओम्स लॉ है ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के लिए, नॉट फॉर पावर कैलकुलेशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज क्यों बढ़ाते हैं? ताकि उसके करंट की वैल्यू घट जाए, करंट की वैल्यू घटेगी तो पावर का लॉस कम होगा, अच्छा रहेगा। लेकिन आपको अपने घर में, अगर आपके घर में हम 1,32,000 भेज दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। बम बम बूम बम सब खत्म। दैट इज, तो आपको तो कम वोल्टेज चाहिए, तो एक यहां पे डिवाइस लगाए जो कि वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो वही डिवाइस लगाएंगे फिर वोल्टेज को कम करने के लिए, क्योंकि आपको तो अपने घर में कम चाहिए। अब है ना, अब ये है कि सर जब कम ही चाहिए तो फिर इसको बढ़ाए क्यों? तो वो तो हम बताए ही कि बढ़ाए इसलिए ताकि लॉस कम हो। एक्चुअली क्या होता है कि जनरेटिंग प्लांट जो है ना काफी दूर होता है। इसका भी एक बात सुन लीजिए कि देखिए, दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप जनरेटिंग प्लांट को जहां पे लोड है उसके बगल में लगाइए, तो क्या होगा, बगल में, लोड के बगल में अगर जनरेटिंग प्लांट को लगाएंगे तो जनरेटिंग प्लांट से लोड तक के बीच का वायर जो फैलाना है, वायर जो लगाना है, और वायर को सपोर्ट देने वाले जो पोल लगाने हैं, टावर लगाने हैं, वो कम पड़ेगा। जैसे मान लो मुजफ्फरपुर को बिजली देना है एनटीपीसी कांटी से, तो एनटीपीसी यहाँ कांटी से मुजफ्फरपुर में ज्यादा दूरी है नहीं, 15-20 किलोमीटर है, तो उतने ही दूर में जो पोल लगेगा, सो लगेगा, तार का खर्चा, ये सब बचेगा। लेकिन इसको पर डे जो कोयला चाहिए वो कहां से आएगा? झारखंड से आएगा, है ना। तो वहां से पर डे का एक खर्चा ट्रांसपोर्ट का, ट्रेन से आए, ट्रक से आए, जिससे भी आए। तो जब इंजीनियर्स के पास दो पॉसिबिलिटी थी, एक कि या तो हम प्लांट को लोड के करीब लगाएं, उससे क्या होगा कि तार बिछाने का खर्चा, टावर का खर्चा, ये सब तो कम होगा, लेकिन डेली कॉस्ट, कोयला तो डेली आना है, तार तो एक बार बिछा दिए, टावर तो एक बार लगा दिए, वो चल रहा है, लेकिन कोयला तो डेली आना है। तो ये है, एक तरफ पैसा बचेगा तो दूसरी तरफ डेली लग रहा है। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि प्लांट को हम जहां पे हमारा सोर्स है, जैसे कोयला है, जहां पे कोयला का सोर्स है हम वहां लगाए, है ना, ताकि हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचे, और वहां से इतने दूर का वायर बिछाए, वायर लगाए, है ना, टावर पे जो वायर आप देखते हैं वो वायर लगाए। तो दोनों में से जो सस्ता पड़ेगा वो करेंगे। तो ये देखा, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि टावर और वायर तो एक बार लग गया तो लग गया, है ना, एक बार खर्च पड़ा, लग गया। लेकिन अगर कोयला के सेंटर के करीब है तो डेली का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कम होगा। लेकिन अगर हम कोयला के सेंटर से दूर अगर लगाते हैं प्लांट को तो ठीक है, लोड के करीब में है तो एक बार, पहली बार तार बिछाने का खर्चा तो कम हुआ, लेकिन ये डेली खर्चा पड़ रहा है। तो इसलिए पावर प्लांट इंजीनियर्स ने, और फाइनली यही चल भी रहा है अब, कि पावर प्लांट्स कोल सेंटर के करीब लगते हैं और वहां से टावर्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू पावर को लोड तक पहुंचाया जाता है। तो ये दूरी जो है ना, काफी ज्यादा दूरी है। तो ये जो दूरी है, ये जो वायर्स हैं, है ना, इनमें हम क्या करते हैं कि करंट को कम करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा के करंट को कम करते हैं ताकि पावर लॉस कम से कम हो। तो यहां से जब निकलेगा, स्टेशन से जब निकलेगा, जो वायर निकलता है उसको कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन वायर या प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम। उसके बाद जब आपके लोड के करीब पहुंचेंगे, है ना, जैसे कि मान लीजिए मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रिसिटी कहीं दूर से आ रही है, तो जब मुजफ्फरपुर के करीब पहुंचा, एक करीब पहुंचा यहां, तो अब यहां पे अब धीरे धीरे अब वोल्टेज हम बढ़ा दिए, उसको कम करना है ताकि हमारे घर तक पहुंचे। तो उसको सबसे पहले आएगा वो एक ग्रिड सब स्टेशन पे, ग्रिड, जीएसएस, इसको जीएसएस भी कहते हैं, ठीक है, जीएसएस, ग्रिड सब स्टेशन। और यहां पे
उसको सबसे पहले स्टेप डाउन किया जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो कि 132 किलो वोल्ट को 33 किलो वोल्ट में बदलेगा, है ना। और फिर जैसे मुजफ्फरपुर में एक भिखनपुरा जगह है, वहां पर ग्रिड सब स्टेशन है, ठीक है ना। तो अब क्या है, मुजफ्फरपुर या कोई भी जिला, कोई भी शहर बहुत बड़ा एरिया है ना, तो बहुत बड़ा एरिया है, तो उस एरिया को कई सारे पार्ट्स में बांटा जाता है। जैसे मुजफ्फरपुर में ही है तो 20-25 पार्ट क्षेत्र बांट दिया है ना। अब वहां से भिखनपुरा में जो पावर आई, यहाँ पे आया, अब यहां से वो मुजफ्फरपुर के अलग अलग क्षेत्र में चला जाएगा। कैसे, यहां से निकला, यहाँ पर तो हम एक ही दिखाए हैं, यहाँ से और भी हो सकता है, यहाँ से ऐसे और भी बांट जा सकता है। तो ये ग्रिड पे 33 किलो वोल्ट होकर के फिर ये आगे बढ़ता है वायर, और फिर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चला जाता है ना, ठीक है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चला जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपके घर तक पहुंचा, क्योंकि 33 किलो वोल्ट आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं ना। तो पहले इसके बाद, अच्छा ये तो ये था, अब यहाँ ग्रिड से जो वायर निकलता है उसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन वायर या सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब ये जाएगा शहर के अलग अलग हिस्सों में बना होगा पावर सब स्टेशन, PSS, है ना, पावर सब स्टेशन। तो यहां से ग्रिड से वायर आएगा पावर सब स्टेशन पर, यहां पे फिर से एक ट्रांसफॉर्मर होगा 33/11 किलो वोल्ट का, ठीक है। यहां पे फिर से 33/11 किलो वोल्ट का एक ट्रांसफॉर्मर होगा, और यहां के बाद फिर जो वायर निकलेगा वो वायर आपके घर के करीब तक आएगा, लेकिन आपके घर पे नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी इसका वोल्टेज कितना है, 11,000 वोल्ट। लोगे 11,000 वोल्ट, नहीं ना। तो अभी भी ये आपके घर तक नहीं आया, घर के क्लोज आएगा। घर के क्लोज कहाँ आएगा, आपके घर के बगल में, या आपके जैसे 15-20-25 घर को सप्लाई देने वाला जो ट्रांसफॉर्मर होगा, जिसको कि आप लोग देखे हैं अपने घर के बगल में, वहां पे आएगा वो 11,000 वोल्ट 3 फेज। देखिए यहां से निकला पावर सब स्टेशन से, तो जो वायर निकला उसको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और फीडर, फीडर भी कहते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और फीडर, ठीक है। तो वो आएगा आपके अब ये जो वायर निकला ना, तो हम ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के कई सारे सब स्टेशन है ना। जैसे हमारा जो घर है, इसको जिस सब स्टेशन से मिल रहा है, पावर सब स्टेशन से मिल रहा है सप्लाई, वो है खबरा सब स्टेशन, वहां से इसको सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। अब वहां से कई सारे, जैसे यहां से ये निकला हुआ है, अब यहां से कई जगह पे कई ट्रांसफॉर्मर्स में, जैसे आपके घर के बगल में ट्रांसफॉर्मर है, कोई दूसरा टोला होगा, उसका दूसरा ट्रांसफॉर्मर होगा। तो होता क्या है कि जैसे इस सब स्टेशन से जो वायर निकला, उससे 1 फेज 2 फेज 3 फेज लेकर के आपके घर के बगल का जो ट्रांसफॉर्मर है उसको दे दिया, फिर वो आगे बढ़ गया, फिर और बगल का जो गांव है, बगल का जो टोला है उसको दे दिया, जितने भी हैं उन सबको देता, ये वायर से देता चला गया। मतलब टैपिंग्स जिसको कहते हैं, यहां से वायर का टैपिंग लेकर के आप ले लिए, तो 3 फेज आप ले लिए। ये आपके घर के बगल का ट्रांसफॉर्मर है, जिसको की कहते हैं, मतलब ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और ये क्या करेगा, ये 11,000 जो आ रहा है ना, उसको कन्वर्ट कर देगा 440 वोल्ट में, फेज टू फेज, हाँ 440 वोल्ट में। अब आप उसमें से, तो ये जो 480, और यहां से आपके घर के बगल में जो ट्रांसफॉर्मर है, उससे 4 वायर निकलेगा, RYB न्यूट्रल। कहीं कहीं न्यूट्रल नहीं भी रहता, लोग अपने घर से भी न्यूट्रल निकाल लेते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि इसके जो 3 फेजेस हैं, उसमें से आप अपने घर के लिए किसी एक फेज से पावर लेते हैं। पहले, अब तो खैर केबल लग गया, लेकिन पहले लोग नोक्सी फंसाते थे, तो उसमें उनके पास एक बड़ी अच्छी सुविधा रहती थी कि R फेज में, अगर एक फेज में लगाए हैं, अगर बॉल नहीं चल रहा है तो गए और नोक्सी से उससे निकाल के इसमें लगा लिए, और पूछे भाई आया, तो नहीं आया, तो ठीक है, इससे अब तीसरे में भी देखे, तो 3 पॉसिबिलिटी रहती थी। तो ये तो खैर इलीगल था, गलत था, तो अब तो सब बाई केबल हो गया, तो अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप किसी एक फेज से पावर लेते हैं, जैसे मैंने यहां दिखाया भी है कि जैसे ये जो लोड 1 है L1, इसको हमने R से दिया है और न्यूट्रल से दिया है। न्यूट्रल
ट्रांसफार्मर से निकलता तो है, अगर ट्रांसफार्मर से निकला हुआ होगा तो आपको फेज और न्यूट्रल 2 वायर आया होगा आपके घर में, नहीं तो 1 वायर आया होगा, आप अपने घर से न्यूट्रल निकाले होंगे। तो जो भी है, तो लोड 1 को R और न्यूट्रल से मिला, लोड 2 को Y और न्यूट्रल से मिला, B को लोड 3 को B और न्यूट्रल से मिला। तो अब इस ट्रांसफार्मर से जो 4 वायर निकलेंगे उससे फिर आपके घर में बिजली आएगी। और अगर कोई आटा चक्की है तो उसको इन तीनों से मिलेगा, क्योंकि वो 3 फेज लेता है, उसका मोटर 3 फेज के बिना चलेगा नहीं, तो उसको तीनों से मिल जाएगा। इससे भी ले लो भाई, इससे भी ले लो, इससे भी, सबसे ले लो। अच्छा, अब देखिए आपके घर के बगल जो ट्रांसफार्मर है वहां से ट्रांसफार्मर से जो वायर निकला, ट्रांसफार्मर से वायर निकल के आपके घर के बगल वाले पोल तक आया, तो ट्रांसफार्मर से निकल के आपके घर के वाले पोल तक जो आया उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। सब स्टेशन से आपके ट्रांसफार्मर तक जो आया उसको कहते हैं फीडर या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर, और ट्रांसफार्मर से आपके घर के बगल के पोल तक जो आया उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटर। और अब पोल से आपके घर में जो आएगा उसको कहते हैं सर्विस मेंस, सर्विस मेन, जो पोल से आपके घर तक आएगा, और तब आपको बिजली मिलेगी। तो आप पूरा सिस्टम समझे, जनरेशन हुआ 11 किलो वोल्ट पे, वहां से स्टेप अप किए ताकि करंट को कम करे, पावर लॉस को कम करे, वो फिर कई किलोमीटर चला, 400-500 किलोमीटर जो भी है। उसके बाद सबसे पहले वहां पर एक ग्रिड सब स्टेशन है शहर के जस्ट बाहर, वहां पे पहली बार स्टेप डाउन हुआ। इसके बीच में और भी चीजें हो सकती हैं, हमें जस्ट एक जनरल बताया है, मतलब इसी टाइप का और भी कई स्टेप्स में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तो हमें 11/132 किया ना, 11/765 हो रहा हो, तो एक दो स्टेप में और तब जाकर के डिक्रीज करते हैं। खैर दिस इज सफिशिएंट, आपके लिए काफी है। अब इसको पहले यहाँ पे हमने स्टेप डाउन किया, फिर यहाँ से शहर के अलग अलग पावर सब स्टेशन में हमने इसको पावर को भेजा, ऐसे है ना, इसमें फिर वहां से फिर ये 33 को पावर सब स्टेशन में फिर एक ट्रांसफार्मर है जो 33 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट में बदलेगा, और फिर वो 11 किलो वोल्ट आपके घर के ट्रांसफार्मर तक पहुंचेगा फीडर के थ्रू, और फिर आपके घर के बगल का जो ट्रांसफार्मर है वो उस 11 को 440 में कन्वर्ट करके आपके घर तक पहुंचाएगा। अब आप कहेगा सर हम तो 440 भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, 440 तो R और Y के बीच में होगा, Y और B के बीच में होगा, R और B के बीच, तीनों RY, YB, RB तीनों के बीच में 440 होगा। लेकिन आप तो R और न्यूट्रल के बीच में लेते हैं, R और न्यूट्रल से ले रहे हो ना, तो R और न्यूट्रल का जो होता है हम लोग पढ़ेंगे स्टार कनेक्शन में है, इसलिए ये होता है 440/√3 वोल्ट, जो कि लगभग 254 वोल्ट के करीब होगा, और ये आपको मिलती है। अब आपको सर हमको तो 220 से मिलता है, तो इसका कारण है इन वायर्स में जो रेजिस्टेंस है उसमें वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, इसलिए आपको वोल्टेज कम मिलता है, ठीक है, लेकिन लगभग इसी के करीब मिलता है। तो ये है आपको पूरा का पूरा पावर सिस्टम स्टार्टिंग बिगिनिंग टू एंड, इस तरह से आपको पूरा का पूरा पावर सिस्टम का खेल है। अब देखिए, लेकिन इस सेमेस्टर में आपको बेसिकली जनरेटिंग स्टेज, अब जनरेटर आप पढ़िएगा 5th सेम में, ट्रांसफार्मर पढ़िएगा 4th सेम में, ये ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़िएगा 4th सेम में, ट्रांसफार्मर पढ़िएगा 4th सेम में। अब इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, सर्किट ब्रेकर, रिले, सीटी, पीटी, ये सब पढ़िएगा आप। सीटी पीटी तो मेजरमेंट में पढ़ना है, लेकिन वो प्रोटेक्शन में कैसे काम करता है वो पढ़िएगा 5th सेम में। तो इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है कि जो ये जो जनरेटर है उसको जो हम पावर दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं। इस सेमेस्टर में यही पढ़ना है कि जनरेटर को जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं टरबाइन के थ्रू, वो किन किन तरीकों से दे सकते हैं, तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए जनरली जो तरीके हैं, जनरली 2 ही तरीका है, मतलब मोटा मोटी देखें तो एक कहलाता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब जो प्रचलन में है, और एक कहलाता है नॉन कन्वेंशनल जो प्रचलन में नहीं है। तो कन्वेंशनल में जो प्रचलन में है उनमें मेनली आता है आपको थर्मल जो कि कोयला से होता है, हाइड्रो जो कि पनबिजली वाला है, ठीक है, उसके बाद होता है अच्छा कोयला ही नहीं, डीजल, ऑयल, डीजल या तेल से भी पावर जनरेशन होता है,
वो सब कन्वेंशनल में ही आते हैं। तो कोयला हो गया, हाइड्रो, न्यूक्लियर भी कन्वेंशनल में ही आता है, और ये 3 है मेनली, और एक और भी कोई है तो वो तो नोट्स में आपको चला जाएगा। तो कन्वेंशनल जो सोर्सेस हैं एनर्जी के, वो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब जो प्रचलन में है, लेकिन प्रचलन में तो है लेकिन इनका लाइफ ज्यादा नहीं है। कोयला कहते हैं 40-50 साल बाद खत्म हो जाएगा अगर कोई नया ना मिला तो, है ना, ऐसा कहते हैं। फिर और भी चीजों का अपना लिमिट है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज जो है ये लिमिटेड है, ये खत्म हो सकते हैं, है ना, और इनसे भी हम लोग पावर जनरेशन करते हैं। और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल, जो प्रचलन में तो नहीं है लेकिन इसका फ्यूचर जबरदस्त है, जैसे सोलर प्रचलन में अब आ रहा है। इंडिया तो एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन का प्लांट बन चुका है। इंडिया में सबसे ज्यादा, जापान था उससे भी ज्यादा, क्योंकि हमारे पास एरिया इतना ज्यादा है, बिछालो जहाँ। तो सोलर एनर्जी में बहुत स्कोप है और इंडिया इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, है ना। तो एशिया में लार्जेस्ट सोलर एनर्जी का प्रोड्यूसर हो चुका है, वर्ल्ड में रैंकिंग देखनी होगी। तो सोलर हुआ, फिर विंड टर्बाइन, फिर टाइडल है, बायोमास है, जियोथर्मल है। देयर आर मेनी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस जो प्रचलन में नहीं है लेकिन उन्हीं का फ्यूचर है। तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस वही होते हैं जो प्रचलन में नहीं लेकिन इनऑब्जेक्टिबल है, खत्म जल्दी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। अब आपके सिलेबस में एक और भी चीज है, जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट तो ऐसे ही है, उसमें कुछ है नहीं चीजें, इंट्रोडक्शन वगैरह है। तो जो एक चीज है उसमें कि मेथड ऑफ जनरेशन, कैसे जनरेशन होता है। तो मेथड ऑफ जनरेशन करने का मतलब उन्होंने ये डाला है सिलेबस में कि थोड़ा सा जनरेटर को समझिए कि जनरेटर में जनरेशन कैसे होता है। तो हम इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं, हालांकि बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5th सेम का टॉपिक है और इसके लिए आपको कई सारी चीजें, फेराडेज लॉ और कॉइल पिच, कॉइल स्पैन, पोल पिच, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, तब समझ में आएगा। लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया हम आपको देने का प्रयास करेंगे कि जनरेटर आखिर वर्क कैसे करता है, जो कि आपके सिलेबस का है, नोट्स तो हम भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल पावर प्लांट। जस्ट देखिए, जो एकदम बेसिक जो जनरेटर होता है वो मैंने आपको बनाया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, मतलब सामने से। मतलब अगर हम जनरेटर के सामने का जो कवर वगैरह है वो हटा दें तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। इसके मेनली 2 पार्ट हैं। एक होता है स्टेटर। स्टेटर वो पार्ट होता है जो कि स्थिर होता है, जो कि मूव वगैरह नहीं करता है, स्थिर वाला पार्ट। तो जनरेटर में जो ये बाहर वाला पार्ट है, जो आप ये देख रहे हैं बाहर वाला पार्ट, ये स्टेटर है। एक्चुअली क्या होता है कि स्टेटर कुछ इस तरह का होता है, सिलिंड्रिकल होता है ना, पीछे तक होता है ये पूरा सिलिंड्रिकल। जैसे आप ये देखें, बड़ा बड़ा जो पाइप होता है सीमेंट का, जो पाइप सीवेज का, नाला वाला का जो होता है, बड़ा सा पाइप होता है, ठीक है, बीच में पूरा, उसमें आदमी भी बैठ जाता है ना, कुत्ता भी बैठा रहता है बीच में, और मोटा होता है, उसी तरह का होता है ये स्टेटर। ये स्टील का इस तरह का बना होता है पूरा, और सिलेंडरिकल पीछे तक, ठीक, इस तरह का। लेकिन इसमें चूंकि हम लोग को कंडक्टर्स वगैरह डालना है, तो क्या करते हैं कि ये पार्ट मान लो काट दिए, इतना पार्ट काट दिए, है ना। अब ये पीछे तक, ये चूंकि पीछे तक है तो पीछे तक एक ये इस टाइप का बन जाए, इसको कहते हैं स्लॉट। स्लॉट, है ना, ये क्या बन गया, ये हो गया स्लॉट। ये सब आप पढ़िएगा 4th सेम में पूरा डीसी मशीन, ये स्लॉट बन गया। अब इस स्लॉट में कंडक्टर रखाएगा, जगह बन गया ना कंडक्टर के लिए, तो अब इस स्लॉट में कंडक्टर रखाएगा। तो इसी तरह के यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 स्लॉट बने हुए हैं, और 6 स्लॉट में क्या है, कंडक्टर है, और बाकी ये क्या है, ये आयरन मतलब स्टील है, ठीक है ना। ये सब पूरा का पूरा, मतलब इसमें यहाँ पर काट के बना लिए, यहाँ पर काट के बना लिए, यहाँ बना लिए, यहाँ बना लिए, यहाँ बना लिए, यहाँ। हाँ, तो ऐसा नहीं कि 6 ही होता है, कितने स्लॉट होंगे क्या, वो सब तो पूरा कैलकुलेशन का बात है जो आप पढ़िएगा, लेकिन अभी मैंने 6 स्लॉट लिया है। तो ये स्टेटर पे हमने 6 स्लॉट लिया है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये आर फेज का कैसे होता है, ये हम अभी आपको ये देखिए एक्चुअली क्या है, होता क्या है कि जैसे
आर फेज का अगर हम लोग जैसे 3 फेज है ना RYB, तो क्या है, एक वायर हमने इसमें अंदर डाला, इसमें अंदर नीचे से सपोर्ट लगा के इसमें अंदर डाले और अंदर डाल के इसमें ऐसे पीछे तक ले गए, जितना भी ये बड़ा है, ठीक है ना, पीछे तक ले गए। उसके बाद नीचे लाए, समझ रहे बात, पीछे तक ले गए, उसके बाद नीचे लाए और फिर ये नीचे वाला देख रहे हैं, यहां से बाहर निकाले, ठीक है, अंदर ले गए पीछे तक जितना है वहां तक और फिर नीचे किए और फिर नीचे वाले से बाहर निकाले, ठीक है। तो ये एक टर्मिनल यहां मिल जाएगा, एक टर्मिनल यहां मिल जाएगा, तो इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2। सिमिलरली इससे 120 डिग्री पर यहां पर भी एक वायर डालेंगे और यहां से निकालेंगे Y2। सिमिलरली इससे 120 डिग्री पर यहां पर एक वायर डालते हैं और यहां से निकालते हैं B1 B2। उसके बाद क्या करते हैं, R2 Y2 B2 इन तीनों को एक जगह शॉर्ट कर लेते हैं, मतलब ये Y2 B2 और R2 इन तीनों को शॉर्ट कर लिए और शॉर्ट करके इसको ग्राउंड कर दिए और ये जो 3 वायर निकला R1 Y1 और B1 यही हमारा 3 फेज हो गया RYB, जो कि आप यहाँ पे देख रहे थे कि 3 फेज निकल के ट्रांसफार्मर को जा रहा था, है ना। तो यही होता है, कितने भी स्लॉट है बेसिकली होता यही है कि एक इसमें इन किए, इससे 180 डिग्री दूर दूसरे से निकाले, वो एक वायरिंग हो गई, एक कॉइल हो गया वो, फिर यहाँ से 120 डिग्री क्यों सब पढ़िएगा आप 3 पेज में, ये इसमें आपको पूरा फिर से पढ़ना है, जस्ट हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं। यहाँ पे इन किए, यहाँ से निकाले, वो Y1 Y2 हो गया, फिर यहाँ से इन किए, यहाँ से निकाले। अब R2 Y2 B2 को कॉमन करके ग्राउंड कर दिए और R1 Y1 B1 से सप्लाई चला जाएगा। खैर, तो इसमें इस तरह से कंडक्टर्स वगैरह का हम लोग करते हैं, है ना। अब क्या है कि देखिए, अब इसमें होता है कैसे, क्या है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट होती है, हमको वो देखना है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो शाफ्ट आप देख रहे हैं, ये तो कंडक्टर की बात हो गई, स्टेटर की बात हो गई। अब ये जो शाफ्ट आप देख रहे हैं, ये शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट कनेक्टेड होता है टरबाइन से। जो टरबाइन मैंने कहा था कि टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जो कि जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो ये जो शाफ्ट है, जो जनरेटर का ये जो हब आप देख रहे हैं, शाफ्ट देख रहे हैं, ये कनेक्टेड होता है टरबाइन से। जब टरबाइन घूमता है तो उसके साथ साथ ये शाफ्ट भी घूमेगा। जब टरबाइन घूमेगा तो उसके साथ ही शाफ्ट भी घूमेगा और शाफ्ट पर ही लगा हुआ है ये 2 पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये कैसे बनते हैं आप देखेंगे, ये एक्चुअली कोई मैग्नेट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप पढ़े होंगे कि अगर एक आयरन के ऊपर वायर लपेट दें, है ना, और उससे करंट पास कर दें तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। सोलेनॉइड पढ़े होंगे आप लोग। तो वो ये है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और यहाँ पे नॉर्थ पोल बना हुआ है, यहाँ पे साउथ पोल बना हुआ है। अब क्या होगा कि जब टरबाइन घूमेगा तो उसके साथ ये शाफ्ट भी घूमेगा और उसके साथ ये भी घूमेगा ऐसे पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा जो है ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। जितने स्पीड से टरबाइन घूमेगा उतने स्पीड से शाफ्ट घूमेगा, उतने स्पीड से पोल घूमेंगे। अब फेरारी ने, माइकल फेरारी, है ना, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कह सकते हैं आप उनको। तो माइकल फेरारी ने एक लॉ, उन्होंने एक डिस्कवर करके एक मतलब उनका कुछ नहीं था, मतलब ये होता है, लेकिन उन्होंने इसको पहचाना कि अच्छा ऐसा होता है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई कंडक्टर है, कॉपर एल्युमिनियम जो भी कंडक्टर है, वो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है ना, और आपने क्या किया, एक नाल चुंबक ले आया मार्केट से खरीद के और उसका नॉर्थ पोल इधर कर दिए और साउथ पोल इधर कर दिए, या आप छड़ चुंबक बार मैग्नेटिक ले आए और उसको यहाँ खड़ा कर दिए, तो अब ये तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में है, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो है पूरा नाल। जैसे कि हम यहाँ पर अगर फिगर बनाए तो सपोज दिस इज रॉड और ये आपका एक चुंबक है नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ जो चुंबक है इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो माइकल फेरारी ने कहा कि कोई भी अगर कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है और अगर ये जो कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो, है ना,
ये मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो इस कंडक्टर में एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, एक वायर लेकर के और उसके बगल में चुंबक को अगर आप हिलाइए डुलाइए हाथ से, और वायर के क्रॉस अगर आप एक वोल्ट मीटर लगा लीजिए जो कि वोल्टेज मेजर करके दे आपको कि कितना वोल्टेज इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको दिख जाएगा। आप इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, हिलाएंगे, और उसी के साथ वोल्ट मीटर का अगर पॉइंटर वाला है तो पॉइंटर भी हिलेगा। तो उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर, जब भी किसी कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस कंडक्टर में एक वोल्टेज डेवलप होगा, है ना। वही चीज यहां पे अप्लाई होती है कि अभी ये जो कंडक्टर है ऐसे यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और इससे पास कर रहा है। जब ये मूव करेगा, जब ये टरबाइन मूव करेगा और ये शाफ्ट मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा चेंज। और जब चेंज होगा तो इसमें एक वोल्टेज जनरेट होगा। बस इसी प्रिंसिपल पे पूरा का पूरा जनरेटर है। अब ये जब ये यहां था तो इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा, ये अपना पाथ बनाएगा ना। अब पढ़ेंगे हम लोग मशीन में कि ये इस तरह से अपना पाथ बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक इधर से और रेड से अगर बनाए, जैसे 2 पोल का है ना, तो मान लीजिए कि अगर 2 इसमें से मैग्नेटिक लाइन निकल रहा है तो एक मैग्नेटिक लाइन ऐसे आके अपना रिटर्न बनाएगा और दूसरा मैग्नेटिक लाइन ऐसे आके अपना रिटर्न बनाएगा। तो अभी इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, जब ये घूमेगा तो वो वैल्यू चेंज होगी। तो हर कंडक्टर से, जो भी कंडक्टर यहाँ पर है, हर कंडक्टर से जब ये रोटर, ये जो है रोटर है, ये शाफ्ट है, ये रोटर है, जब ये रोटर घूमेगा तो हर एक कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा। और कंडक्टर से जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो कंडक्टर में वोल्टेज जनरेट होगा। दैट इज द बेसिक पॉइंट। अब कैसे 3 फेज होता है वो सब पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन बेसिक फंडा यही है कि रोटर जिसपे कि मैग्नेटिक पोल्स हैं वो जब मूव करता है तो स्टेटर के कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है और उसके कारण जनरेटर एक वोल्टेज जनरेट करके देता है। बेसिक बात है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है, नोट्स में आपको भेज देंगे। ये होता है, इसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग 5th सेमेस्टर में। ओके, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और फीस वगैरह आपके बैच से नहीं आ रहा है तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे TPP।